नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री का गुजरात में प्रचार का दूसरा दिन। आणंद, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान है उतावला। भाजपा के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी संभाली कमान। अमित शाह ने कहा कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को भगाने में कांग्रेस का हाथ। पूछा फर्स्ट फेज के चुनाव तक कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने क्यों नहीं खोला केस। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में हुंकार। सुनीता केजरीवाल गुजरात में ठोक रही हैं चुनावी ताल। आगामी चरणों के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान का नामांकन। तो बारामूला लोकसभा सीट से 20 साल बाद उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियोस पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने से किया इनकार। और देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइम बढ़ाया गया। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में चुनावी जनसभा में कांग्रेस के दोहरे मानदंड पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाले सिर्फ ढोंग करते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि सत्ता स्वार्थ के लिए कांग्रेस देश को जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर बांटना चाहती है। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी घिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां भी विभाजन की बात करती हैं। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। पीएम मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में विश्व में भारत के बढ़ते हुए गौरव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। पीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राम और शिव में बंटवारा करने पर भी आड़े हाथों लिया। अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है।
कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बद इरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अरे मुगल भी इसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकार्जुन जी। अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी। और कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान भी उतावला है। ये बात आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद में अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी को घेरते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी कांग्रेस को खोजना मुश्किल हो रहा है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। और प्रधानमंत्री ने ये बातें पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के सोशल मीडिया पोस्ट के संदर्भ में कही। चौधरी फवाद हुसैन ने 1 मई को एक्स पर राहुल गांधी के एक वीडियो भाषण को राहुल ऑन फायर लिखकर रीपोस्ट किया था। इस वीडियो के रीपोस्ट होने के बाद से ही भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने अमित मालवीय ने कहा है कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रोमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है।
और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। कांग्रेस का हाथ आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो भारत के खिलाफ आमूमन जहर उगलते हैं, वो यदि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की है। मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाना है, समर्थन दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी पैरवी करने पहुंच जाती है। 370 सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, 26/11, हर जगह पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है। उल्लेखनीय है कि चौधरी फवाद हुसैन के राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद से सोशल मीडिया पर फवाद हुसैन के पुलवामा से जुड़ा बयान भी वायरल हो रहा है। हुसैन ने पाकिस्तान की संसद में पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ स्वीकार किया था और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। जाहिर है राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान के सियासतदानों में इस हमदर्दी को देखते हुए अब भाजपा हमलावर है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में घिरे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इसी मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस मामले में पहले से ही सारी जानकारी होने के बाद भी कांग्रेस ने चुनाव तक का इंतजार किया ताकि वोक्कालिंगा समुदाय के लोग वोट डाल लें। गृहमंत्री अमित शाह ने इशारों में कहा कि कर्नाटक की सरकार में काबिज कांग्रेस ने 26 अप्रैल तक का इंतजार किया। कर्नाटक में इस दौरान वोट करने वाले ज्यादातर मतदाता वोक्कालिंगा समुदाय से थे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार मतदान से पहले इस समुदाय से आने वाले प्रज्वल के खिलाफ एक्शन लेती तो वोक्कालिंगा समाज के लोगों की नाराजगी का सामना उनको वोटिंग के दौरान करना पड़ सकता था। सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोक्कालिंगा वोटिंग समाप्त नहीं हुआ इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। और 26 अप्रैल को मतदान के 2 दिन पहले ही कथित अश्लील वीडियो सामने आ गया था। फिर भी मतदान के अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रज्वल के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया। वहीं 28 अप्रैल को प्रज्वल और उसके विधायक पिता HD रेवन्ना के खिलाफ उन्हीं के घर में काम करने वाली महिला ने कथित यौन शोषण मामले में FIR दर्ज कराई। इसके बाद जनता दल सेक्युलर ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। SIT ने मंगलवार को प्रज्वल और HD रेवन्ना को समन भेजा, जिसके जवाब में प्रज्वल ने कहा कि वो बेंगलुरु से बाहर हैं और इसलिए अभी जांच में शामिल नहीं हो सकते हैं। ओडिशा की संबलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भरा।
संबलपुर सीट पर इस बार कांग्रेस के नागेंद्र प्रधान, भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान और बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर वोट जिहाद को लेकर हमला बोलते हुए राहुल और प्रियंका गांधी से सवाल पूछा है कि घोषणा पत्र में सांप्रदायिक तत्व और अब कांग्रेसी विधायक द्वारा वोट जिहाद की मांग हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडे को किस नफरती मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल में 1 लाख रुपए उस महिला के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में, मतलब 24,000 रुपए साल के, 2,000 रुपए महीने के कर्नाटक के हर महिला के बैंक अकाउंट में गृह लक्ष्मी स्कीम। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल का 1 लाख रुपया उस महिला के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी उसके बाद से क्या कुछ पॉलिसीज होंगी, क्या कुछ उनके नियम कानून होंगे, क्या कुछ नीतियां होंगी, उसको लेकर जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें कही हैं। हमारा जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में हमने साफ कहा है, साफ लिखा है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। हम बहस होगी, चर्चा होगी, समीक्षा होगी, पर हम ये 50% सीमा बढ़ाएंगे और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, दलित, आदिवासी और ओबीसीओं के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। भाजपा नेता बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को क्यों खत्म किया। कांग्रेस ने एमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को क्यों खत्म किया? क्या कांग्रेस सार्वजनिक मंच से और लिखित रूप से यह कहने को तैयार है कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करेगी? कांग्रेस क्या यह लिखित में देने को तैयार है कि वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन नहीं करेगी? तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। बढ़ेंगे आगे। रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश में नौकरी पेशा लोगों की संख्या करीब 5% बढ़कर 58 करोड़ हो गई है। आरबीआई द्वारा तैयार किए जा रहे अनुमान से इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 2021-22 में 55.3 करोड़ से करीब 3 करोड़ और बढ़ गई है,
जानकारों का मानना है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में 11 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। जहां 2017-18 में 47 करोड़ लोग ही नौकरी पेशा थे, वहीं 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 23.7 करोड़ नौकरियां कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सृजित हुई हैं। इसके बाद निर्माण में 6.8 करोड़ और व्यापार में 6.3 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। सबसे कम 3.24 लाख नौकरियां पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में शामिल उद्योगों में हुई हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के भारत कार्यक्रम के पूर्व निदेशक प्रणव सेन का कहना है कि बीते सालों में कोरोना महामारी के चलते रोजगार काफी प्रभावित हुआ, जिससे हमारी बेरोजगारी दर सामान्य 3% की तुलना में 9% तक बढ़ गई। प्रणव सेन के मुताबिक महामारी के बाद नौकरी के अवसर दोबारा बढ़ने लगे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था कोविड वर्ष से अब लगातार उबर रही है। और इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से हो रही है। आइए सीधे रुख करते हैं। सक्षमवादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। We have never accepted the so-called China-Pakistan boundary agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. We have registered a protest with the Chinese side against illegal attempts to alter facts on the ground. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. सक्षमवादी की जहाँ तक बात है, ये हमारा अपना, हम इसको अपना टेरिटरी मानते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं। हमने कभी ये स्वीकार नहीं किया है जो सो कॉल्ड तथाकथित पाकिस्तान चीन बाउंड्री जो एग्रीमेंट है 1963 का, उसको हम लोगों ने कभी नहीं माना है, जिसके ज़रिए, जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने ये जो ज़मीन है, वहाँ की जो क्षेत्र है, उसको चीन के अधीन किया था और हमने हमेशा इसका खंडन किया है। हमने अपना विरोध भी जारी किया है चीनी सरकार के साथ, चीनी साइड के साथ, कि आप जो ज़मीनी हकीकत है उसको बदलने की कोशिश ना करें। और हम हमेशा वी हैव द राइट टू रिजर्व, वी फर्दर रिजर्व द राइट टू टेक नेसेसरी मेजर्स। जो हमारा अपना मूल जो हमारी इंटरेस्ट हैं, उसको हम सेफगार्ड करने के लिए हर कोशिश करेंगे। Siddhant, regarding question on US CIRF, the US, that is United States Commission on International Religious Freedom, they had released their report 2024 yesterday. They have been releasing their reports earlier as well, in earlier years. The US CIRF is known as a biased organization with a political agenda. They continue to publish their propaganda on India, masquerading as part of an annual report. We really have pluralistic and democratic ethos. Their efforts to interfere in the largest electoral exercise of the world will never succeed. मैं इसको हिंदी में भी आप लोग के लिए रूपांतरित कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत के बारे में अपना दुष्प्रचार प्रकाशित करना जारी रखा है। हमें वास्तव में ऐसी उम्मीद ज़रा भी नहीं है कि USCIRF भारत की विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और लोकतांत्रिक मूल भावना को समझने की कोशिश भी करेगा। उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। शंकर जी, मैंने खासकर आपके लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि हिंदी में ज़रा बताएं, इसलिए मैंने आपके लिए इसको करके ले आया था। Issue regarding your question on the media reports in Australia. Look, we really don't have no comments to make on those reports.
These are, we see them as speculative reports, and we have no comments to make on them. So that is how we look at it. It's not our policy to do so on such matters, especially. On Columbia University protest, Siddhant, we had already, in my last presser that time, we had made our views known to you. So I would refer you, if you could look at them. There were some questions regarding Indian students, etc. On that, so far no Indian students or their families have contacted us for any assistance in regard to disciplinary action which has been taken for their participation in the protest. But at the same time, we also want to say that we expect all our citizens at home and abroad to respect local laws and regulations. ये के बयान वो जो जिस बयान की आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने ठीक से देखा नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन का मामला है, तो एक बार मैं देखता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आपसे मैं वापस आपके वक्तव्य पे मैं आऊँगा। येशी? This is Yeshi Seli from the New Indian Express. What's the update on the 16 Indian sailors who are stuck in the ship MS Aries off the coast of Iran? And also there are reports saying that the job racket, where people had applied for jobs in Bangkok and ended up being in Myanmar working for fake cyber cells. There are some reports which suggest that some people have reached out to MEA for help. Is there any update on that? Okay. Elena? Good evening, Elena TASS News Agency. My first question is on context between India and my country in the framework of chairmanship of Russia in BRICS. So what contacts are planned in the closest future? What can you tell us? And how maybe have these contacts activated in the framework of the chairmanship of Russia? And also last month there was information that 40 countries already applied for membership in BRICS. So do you have any information what are these countries, and what is India's approach towards the membership of this or that countries, which maybe you can name? तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साफ तौर पर यह कहा गया प्रवक्ता की तरफ से जो चीन और पाकिस्तान के बीच जो सीमा समझौता हुआ है वो गैर कानूनी है और भारत इसको नहीं मानता है और भारत इस पूरे मामले को लेकर चीन के सामने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो साफ तौर पर यह कहना है कि भारत ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर को लेकर एग्रीमेंट हुआ है वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है और भारत इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है चीन के सामने में। तो इस खबर के साथ ही, इस समाचार के साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।